टॉपिक है जी यूक्लिडियन स्पेस। अब इसको यूक्लिडियन स्पेस क्यों कहते हैं? जिस तरह आप देखें कि मीट्रिक स्पेस है। अब मीट्रिक स्पेस हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई सेट है, हम उसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन कर देते हैं, यानी डिस्टेंस को सेट ऑफ पॉइंट्स के दरमियान। वो मीट्रिक जब हम डिफाइन करते हैं तो मीट्रिक के जो सर्टेन एक्सियम्स सेटिस्फाई हो जाते हैं उन सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो स्पेस है ये मीट्रिक स्पेस बनाती है जी, विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक डी जो भी हमने किया होता है। इसी तरह जो यूक्लिडियन स्पेस है, कोई जो स्पेस यूक्लिड एक साइंटिस्ट था जिसने सर्टन एक्सियम, ये पॉइंट, लाइन और डिफरेंट ये उसके लिए डिफाइन किए थे, प्लेन्स के लिए या और सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए ये डिफरेंट सर्टन एक्सियम्स उसने डिफाइन किए थे। वो अगर सर्टन एक्सियम्स वो स्पेस सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि ये यूक्लिडियन स्पेस है। तो यहाँ पे यूक्लिडियन 3 डायमेंशनल स्पेस डिस्कस करते हैं जी। डेफिनेशन क्या है उसकी? यूक्लिडियन 3 स्पेस आर क्यूब इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स। यानी यहाँ पे ये ऐसे ये एक ऐसा सेट है जिसमें रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, यानी ऑर्डर ट्रिपल्स का मतलब यही है, जिस तरह ये हमने लिखा है कि फर्स्ट कंपोनेंट इधर आएगा, सेकंड इधर आएगा, थर्ड इधर आएगा, ऑर्डर में रखे हुए होंगे। सच अ ट्रिपल पी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ आर क्यूब। तो ये जो ट्रिपल है जिसमें ये 3 रियल नंबर इस तरह लिखे जाते हैं, ये आर क्यूब का पॉइंट कहलाता है। अब इस पॉइंट को आर क्यूब में प्लेन में तो ड्रा करना आसान है हमारे लिए कि प्लेन में हम 2 ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो कोई भी हमारे पास पॉइंट है 2, 3 सपोज पॉइंट है, तो आप 2, 3 पॉइंट को प्लेन में कैसे ड्रा करते हैं कि 2 डिस्टेंस ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी तरह उसी के पैरेलल उधर से ही ऊपर वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस ले लेते हैं। तो फिर वो जहाँ पे वो दोनों लाइंस ज्वाइन करती हैं कि यानी वाई पैरेलल हम मूव करते हैं और इसी तरह एक्स के पैरेलल मूव करते हैं, तो जिधर वो लाइंस ज्वाइन करती हैं हम उन दोनों उसको पॉइंट लिख लेते हैं और वो हम कहते हैं कि ये 2, 3 पॉइंट है। इसी तरह स्पेस में हमारे पास चूंकि 3 कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं, तो थोड़ा सा इसको पॉइंट को स्पेस में लोकेट करना मुश्किल है। बहरहाल हम इस तरह लोकेट करते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया और ये जेड एक्सिस बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है P1, P2, P3, तो क्या करेंगे जी कि अलोंग एक्स एक्सिस P1 सपोज यहाँ तक आता है, ये एक पॉइंट लगा लिया। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस ये पॉइंट यहाँ तक आता है, ये हमारा हो गया P2 पॉइंट आ गया। और इसी फिर Z एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया और इस तरह ये P3 पॉइंट आ गया, P3 नंबर आ गया। ये हमने एक्सिस के ऊपर ये नंबर लोकेट कर दिए। अब उसके बाद हम स्पेस में इसको कैसे लेके जाएंगे कि अब ये जितना ये P1 है, ये जहाँ पे इधर आ रहा है, उसको इस पॉइंट से इसी के पैरेलल जो ये डायरेक्शन है इसी के पैरेलल इतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को जब इधर मूव करवाएंगे तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट आ जाएगा ये एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स फिर क्या हो जाएंगे P1, P2 और 0। यानी ये P1 और फिर ये जो लाइन P2 आ जाएगी और इसके कोऑर्डिनेट्स फिर क्या आ जाएंगे P1, P2 और P0। फिर हम क्या करेंगे, इसी लाइन को ऊपर हम Z एक्सिस की तरफ मूव करवाएंगे और इधर से जो लाइन आ रही है, इधर जो यहाँ से जो हमने ये पॉइंट लोकेट किया है, इसको इसी तरह डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे इधर मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर ये दोनों जो मिलती हैं इसको हम कह देंगे P1, P2, P3 पॉइंट। अब और इस पॉइंट को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, फिर यही जितना ये डिस्टेंस लिया है इतना डिस्टेंस ये लेके तो उस पॉइंट से प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे इस एक्सिस पे। इसी तरह
फिर इसको इसी लाइन को इधर भी आगे बढ़ाएंगे तो उससे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे हम इधर, और इसी पॉइंट से इधर पैरेलल इतना ही डिस्टेंस ले लेंगे जितना ये है, तो ये एक बॉक्स टाइप उस तरह फिर बन जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि P1 P2 P3 हम कैसे लेंगे कि पहले P1 पॉइंट इधर ले लेंगे, फिर P2 इधर कोई पॉइंट लोकेट कर देंगे, P3 इधर कोई पॉइंट लोकेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो P2 है पहले तो हम प्लेन में इसको लेके आएंगे ना, पहले तो हम प्लेन में, आप देखिए अगर आप इमेजिन करें कि जो स्पेस में पॉइंट है तो आप अगर उसमें प्लेन में लेके जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लेते हैं उस प्लेन पे, तो वो जो पॉइंट का प्रोजेक्शन आ जाता है उसमें, तो वो फिर दूसरा z कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता है और x और y कोऑर्डिनेट ही रह जाते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम x और y कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं और x y प्लेन में वो पॉइंट लोकेट करते हैं, फिर उसी को z एक्सिस की तरफ मूव करवा के तो हम उसका थर्ड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो ये हमने P2 ये पॉइंट ले लिया है y एक्सिस पे, तो इसको पैरेलल इतना ही मूव करवाएंगे जितना ये x एक्सिस के डायरेक्शन में इतना मूव करवाएंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये P1 P2 और 0 आ जाएगा। फिर इसको हम z एक्सिस की तरफ मूव करवाएंगे, तो जो z एक्सिस का हमारा पॉइंट है उसको हम डॉटेड लाइन से इधर बढ़ाएंगे, तो ये जिधर मिलेगा ये हमारे पास जो आ जाएगा पॉइंट, ये P1 P2 P3 आ जाएगा। बाकी फिर हम प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं इसका कि इसको इसी तरह x एक्सिस के अलोंग मूव करवा के तो उसका प्रोजेक्शन इस पे आ जाएगा। फिर इसको इधर लेके आएंगे और इस तरह इसको हम y एक्सिस की डायरेक्शन में ये मूव करवा के इधर प्रोजेक्शन आ जाएगा। फिर इसी को x डायरेक्शन की पैरेलल में मूव करवा के तो ये हमारे पास पीछे एक लाइन बन जाती है। इस तरह बाकी लाइंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक अगर ये इक्वल डिस्टेंसेस हो तो एक क्यूब की फॉर्म बन जाती है एग्जैक्टली। इफ P1 अगर हमारे पास P एक पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हो P1 P2 P3 और Q पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हो Q1 Q2 Q3, तो इन दोनों को इस तरह ऐड किया जा सकता है कि P प्लस Q किसके इक्वल आ जाएगा, P1 प्लस Q1, P2 प्लस Q2 और P3 प्लस Q3, यानी जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास इनके नंबर्स हैं वो आपस में ऐड कर दिए जाएंगे, तो इस तरह इन दोनों का सम आ जाएगा। और आर क्यूब का कोई भी पॉइंट है उसका जो स्केलर मल्टीपल होगा वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हर नंबर के साथ इसका जो दूसरे लफ्ज़ों में हर कोऑर्डिनेट है उसके साथ हम ये नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये स्केलर मल्टीपल आ जाएगा। और इस तरह ये जो है 0 0 0 इज कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ आर क्यूब, तो ऑरिजिन जो आर क्यूब का है वो इस तरह हम डिफाइन कर देते हैं। जब ये चीज़ें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और ये हम जीरो वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, तो आर क्यूब हम प्रूव कर लेते हैं कि आर क्यूब वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, यानी आर क्यूब के कुछ जो वेक्टर स्पेस के जो एक्सियम्स हैं वो आर क्यूब सेटिस्फाई करता है, वो सारे एक्सियम्स हम प्रूव कर लेते हैं, सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो इस तरह आर क्यूब फिर एक वेक्टर स्पेस बन जाती है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। और वेक्टर स्पेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर्स ही हों, या जिस तरह नाम है इसका कि वेक्टर ही लिए जाते हैं, ये तो डिपेंड करता है हमारी डेफिनेशन पे किसको डिफाइन कर रहे हैं। जिस तरह हम वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3, अब उसमें सारी पोलिनोमियल आती हैं, लेकिन वो उसको पोलिनोमियल को यानी एज अ वेक्टर हम कह रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है या स्पेस है वेक्टर्स की, उसमें हम पोलिनोमियल ले रहे हैं, ये नहीं कि एग्जैक्टली को वेक्टर ही ले रहे होते हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप प्रूव उसका प्रूव वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं, इसको सेट ऑफ मैट्रिसेस को कोई भी वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं तो उसमें सारे वेक्टर मैट्रिसेस लिए जाते हैं। अब आगे हैं जी नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस। लेट x y and z be the real valued functions on R cube such that for each point P
P1 P2 P3 के तीन हमने कोई हम रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर लें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अब देखें सपोज हम फंक्शन डिफाइन करते हैं f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है जी कि जितने भी डोमेन में x जो नंबर आ रहे हैं वो उनका आंसर आगे स्क्वायर दे रहा है उसको। तो इसी तरह एक्स वाई जी अगर हम इस तरह डिफाइन करते हैं किसी आर क्यूब के लिए कि वो पॉइंट इस फंक्शन एक्स में पुट करें तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका मैप वैल्यू दे, वाई में पुट करें तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट दे, और जेड में पुट करें तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट दे। तो फिर इस तरह ये जो एक्स वाई जी डिफाइन किए गए हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस, यानी ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे मैप कर रहे हैं नेचुरली तरतीब से। एक्स जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे मैप कर रहा है, वाई सेकंड कोऑर्डिनेट के पॉइंट पे मैप कर रहा है, और थर्ड जो है वो जेड कोऑर्डिनेट के पॉइंट पे मैप कर रहा है। The index notation for these functions can be introduced as, इसके लिए इंडेक्स नोटेशन भी इस तरह लिखी जा सकती है x1 इज इक्वल टू x, x2 इज इक्वल टू y और x3 इज इक्वल टू z। इस तरह हम इंडेक्स नोटेशन भी यूज कर सकते हैं कि x को x1 कह दें, y को x2 कह दें और z को x3 कह दें। The value of the function xi on a point p is the number pi, यानी कोई भी जो कोऑर्डिनेट फंक्शन है xi की वैल्यू क्या होगी, pi होगी। अगर ये x1 होगा तो वैल्यू p x1 ऑफ p p1 के इक्वल होगी, x2 ऑफ p p2 के इक्वल होगी और x3 ऑफ p p3 के इक्वल होगी। सो वी हैव आइडेंटिटी, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाती है कि हर पॉइंट p के लिए x ऑफ p x1 ऑफ p x2 ऑफ p x3 ऑफ p इसके इक्वल आ जाएगा P1 P2 P3 के आइडेंटिटी। अब ये जो इक्वल है एक होती है आइडेंटिटी और एक होती है इक्वेशन। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है और इक्वेशन जो है वो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन है, क्यों एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 या 1 पुट करें तो तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होती। इसी तरह एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर जाती है। तो ये डिफरेंस होता है आइडेंटिटी में और इक्वेशन में। आगे है डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन। A real valued function f on R cube is differentiable are infinitely differentiable are smooth are of class infinity provided all partial derivatives of f of all orders exist and are continuous। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है या रियल, इसको हम डिफरेंशिएबल फंक्शन को इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी कहेंगे, स्मूथ भी कहेंगे और क्लास ई इन्फिनिटी कहेंगे। तो इसका ये इनफाइनाइटली डेफिनेशन के प्रोवाइडेड ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑल ऑर्डर, हर ऑर्डर के डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूस हो तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है या स्मूथ है या क्लास सी इन्फिनिटी से बिलोंग करता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो C1 क्लास से बिलोंग करता है तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई फंक्शन C1 क्लास से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर ये तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर फंक्शन हो एक्स वाई जी का तो फिर उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है यानी पार्शियल एफ ब पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ब पार्शियल वाई, पार्शियल एफ ब पार्शियल जेड, ये एग्जिस्ट भी करेंगे और कंटिन्यूस भी होंगे। और अगर f बिलोंग करता है C2 क्लास से तो हम कहेंगे कि जितने इसके सेकंड ऑर्डर तक जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और वो कंटिन्यूस होंगे। इसी तरह अगर क्या C3 से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि इसके थर्ड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस होते हैं और अप टू सो ऑन सी इन्फिनिटी का मतलब ये है कि उसके हर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस होते हैं। आगे कुछ एक्सरसाइज है जी। अब ये एक फंक्शन f है और ये g है और पहले एफ जी कंपोजिशन के लेके फिर उसके बाद उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई जेड लेंगे, एफ जी कंपोजिशन ले ली, फिर उसका इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी और विद रेस्पेक्ट टू जब वाई इसका दोबारा लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। आगे ये हमारे पास
एक एफ फंक्शन है, एक जी है और एच है। अब एफ जी का फंक्शन है और जी एच का फंक्शन है और एच आगे एक्स वाई जी का फंक्शन है, और हमने फाइंड करना है पार्शियल एफ ब पार्शियल एक्स, यानी डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे कि पार्शियल एफ ब पार्शियल एक्स, एफ किसका फंक्शन है, एफ जी का फंक्शन है, तो पार्शियल एफ ब पार्शियल जी, और पार्शियल जी जी आगे एच का फंक्शन है तो पार्शियल जी पर पार्शियल एच लिख लिया, और एच आगे एक्स वाई जी का फंक्शन है तो पार्शियल एच बाई पार्शियल एक्स ले लिया। अब पार्शियल एच बाई पार्शियल एक्स लेंगे वो 2x आ जाएगा, पार्शियल जी बाई पार्शियल एच लेंगे तो वो ई पावर एच ही रहेगा, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी कॉस जी आ जाएगा। अब फिर पार्शियल एफ को पार्शियल एक्स इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जी किसके इक्वल है, ई पावर एच के, तो इधर लिख दिया ई पावर एच कॉस ई पावर एच 2x। अब फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 2x लिख दिया, और ई एच हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये लिख दिया हमने इधर। और बाकी फिर उसकी जगह पे हमारे पास ये आ गया कॉज ऑफ ई पावर, ये जो एच है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लिख दिया। अब एफ फंक्शन हमारे पास ये है जी, एच ऑफ जी1 जी2 जी3, और एफ ऑफ पी किसी पॉइंट पी पे इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, एच ऑफ जी1 ऑफ पी जी2 ऑफ पी जी3 ऑफ पी, और एच को फंक्शन जो है एक्स स्क्र माइनस वाई जेड है। तो अब या इस तरह हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, अगर हम ये ले लें एफ इज इक्वल टू एच एक्स प्लस वाई वाई स्क्र और एक्स प्लस जी, ये हो हम कोई फंक्शन अगर इस तरह हमने डिफाइन करते हैं, एफ इसके इक्वल है एच ऑफ एक्स प्लस वाई वाई स्क्र और एक्स प्लस जी के, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एफ इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, तो यानी जिसको हम जी1 कह रहे हैं, तो ये हम इधर पुट करेंगे, एच हमारा ये है, और इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर एक्स है, इसकी जगह पे ये चीज़ पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये रिप्लेस करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस जहाँ पे वाई है वहाँ पे ये रिप्लेस कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जहाँ पे जेड है वहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्स प्लस जेड आ जाएगा। इस तरह हम ये लिख लेंगे, और फिर इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आसानी से 2 इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा जी।